नमस्कार। लोक प्रशासन में हम नौकरशाही की चर्चा कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी, और हमने कल ब्यूरोक्रेसी में मॉडल किया था आइडियल मॉडल ऑफ मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर की हमने चर्चा की थी सेंट पॉल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ऐसी कुछ हमने चर्चाएं की नौकरशाही को लेके, और हमने ये भी देखा कि वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है वो उसके अथॉरिटी मॉडल का ही एक प्रकार है, वो उसके सत्ता सिद्धांत से निकला हुआ है। तो वेबर ने 3 प्रकार की अथॉरिटी बताई थी, ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक और लीगल रैशनल, तार्किक और वैधानिक सत्ता। कल मैक्स वेबर कंप्लीट हो गया था। आज नौकरशाही की आगामी चर्चाओं में हम चर्चा करेंगे आज एंथनी डाउन्स की, एफ एम मार्क्स की, और ओसबर्न और गैबलर और अन्य बहुत सारे विचारकों की हम चर्चा करेंगे। हम आज की जो शुरुआत है वो एफ एम मार्क्स से करेंगे। अब तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि एफ एम मार्क्स कौन है, इससे पहले हमने इसकी पुस्तक देख ली थी और हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि नौकरशाही के कितने प्रकार बताता है। 4, बीमारी है, अभिशाप है, बड़ी सरकार और विशिष्ट संगठन है। ये इस जर्मन अमेरिकन विद्वान का ये कहना है कि नौकरशाही 4 प्रकार की होती है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, और यहां से तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन उठे एफ एम मार्क्स में। ये कहता है एक प्रकार की जो नौकरशाही होती है उसको हम गार्जियन बोलते हैं, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। ये 4 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी बताता है, 4 प्रकार की ब्यूरोक्रेसी। एक होती है गार्जियन, गार्जियन को अपन अभिभावक या संरक्षक बोलते हैं। आप अभिभावक बोलो या क्या बोले, संरक्षक बोले, अभिभावक या संरक्षक नौकरशाही। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये कौन सी नौकरशाही होती है, किस प्रकार की होती है, कहां पाई जाती है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहता है ये जो अभिभावक नौकरशाही है ये पहले परसा में पाई जाती थी, लगभग 1640 से लेकर और 1740 तक। उसके बाद ये बोला कि ये 1960 के आसपास ये कहां पाई जाती थी, सॉरी 20वीं सदी में ये कहां पाई जाती थी, चीन में पाई जाती थी। तो परसा और चीन में इस प्रकार की नौकरशाही पाई जाती थी। इसमें नौकरशाह है ये पढ़े लिखे लोग होते हैं जिन्होंने परंपरागत शास्त्र पढ़ रखे हैं, जिन्होंने कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ रखा है, और ये फिर जो व्यवहार करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। शास्त्रों में ये लिखा होता है कि ये हरेक जो लोग जनता की भलाई करने वाले लोग हैं ये उदार हृदय होने चाहिए और पितृतुल्य होने चाहिए। तो अपने जो नीचे के आम जनता है उनके क्या होंगे, ये गार्जियन है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें भलाई का काम सौंपा है। तो ये परोपकारी होती है, सद्गुणी टाइप के ये लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि जनता की भलाई किस में है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ये थोड़े से निरंकुश होते हैं और रूढ़िवादी होते हैं, और धर्म से अरोत-प्रोत लोग होते हैं। ये यानी ये धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए लोग होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ने हमें लोगों के कल्याण के लिए भेजा है। ऐसे व्यवहार करते हैं ये सारे लोग। तो ये इनसे अगर कोई आदमी आके कह दे कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, तो कहे तेरे से हम ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हमने शास्त्र पढ़ रखे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे कि जनता के साथ हमें करना क्या है। तो ऐसे करके, और ये पितृतुल्य लोग होते हैं जो जनता को अपनी संतान मानते हैं। और ये जो गार्जियन नौकरशाही है ये बिल्कुल हमें एक जगह और मिलती है। कैसे लोग होते हैं, प्लेटो के गार्जियन की तरह होते हैं। प्लेटो के गार्जियन समझ गए, प्लेटो का गार्जियन कैसे होते हैं। प्लेटो का गार्जियन जानता है कि जनता के साथ करना क्या है, ये निरंकुश होता है, ये डिसाइड करेगा। जैसे इसका इसका खुद का दार्शनिक है जो राजा है, तो ये वही प्लेटो के गार्जियन की तरह होते हैं, संरक्षकों की तरह होते हैं ये सारे। तो ये गार्जियन
ब्यूरोक्रेसी होती है। दूसरी होती है कास्ट वाली। कास्ट ब्यूरोक्रेसी कौन सी होती है? जातीय नौकरशाही। और ये कहां पाई जाती है? तो ये कहता है कि पहले तो ये कहां पाई जाती थी? रोमन साम्राज्य में पाई जाती थी। और अगर आप आधुनिक काल में देखें तो ये जापान का कौन सा संविधान था? मेजी संविधान था। और मेजी संविधान यहां लगभग लगभग शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा था। मेजी संविधान ये राजाओं का एक वंश था। इसमें जो नौकरशाही होती है, इसमें जाति वर्ग प्लस नौकरशाही का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यहां नौकरशाही जातीय नौकरशाही होती है। अगर हमें बिल्कुल साधारण तरीके से समझना हो तो भारत में जो नौकरशाही पाई जाती थी वो इसी प्रकार की नौकरशाही पाई जाती थी। विशेष करके अगर आप राजस्थान की नौकरशाही प्रशासनिक अधिकारियों को समझना चाहें, आप 1947 से पहले अपने किसी भी क्षेत्र के अपने आप थोड़ा सोच के देखो, तो आप बीकानेर के हैं या मारवाड़ के हैं, मेवाड़ के हैं या कहीं के भी हैं, तो जितने भी प्रशासक होते थे, तहसीलदार होते थे, पटवारी होते थे, जैसे मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं बीकानेर की, तो वहां सारे के सारे एक ही जाति के हुआ करते थे। या ज्यादा से ज्यादा कितनी जातियां हुआ करती थी? 2 जातियां। मूलतः तो वो या तो ब्राह्मण हुआ करते थे और ब्राह्मणों के बाद नंबर आता था तो राजपूतों का आता था। तो ये क्या करते हैं, अब एक ही जाति के गुट की तरह काम करते हैं। ये जनता की भलाई से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये अपने राजा के प्रति ज्यादा समर्पित होते हैं, जिस जाति से संबंधित होते हैं। तो ये आम जनता से ज्यादा वास्ता नहीं रखते, ये अपने आप को अहंकारी समझते हैं। तो इस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी को कौन सी बोला जाता है? कास्ट ब्यूरोक्रेसी। और ऐसी ही ब्यूरोक्रेसी को कौन सी ब्यूरोक्रेसी बोलता है? कुलीन तंत्र बोलता है विलोबी। विलोबी कहता है कि अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी वही है जो जातीय रूप से उच्च और श्रेष्ठ लोगों की ये होती है। अब यही है कि भारत में अगर आप राजतंत्रात्मक नौकरशाही देखें तो कैसी है? जातीय रूप से श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, तो जातीय श्रेष्ठता में हायरार्की में जो ऊपर आते हैं, वो जो अपने आप को आजकल हम उनको अगड़े बोलते हैं, इन लोगों की नौकरशाही होती है। ये कास्ट ब्यूरोक्रेसी है। जनता के प्रति उत्तरदायी ये नहीं होती, ये सब हित की और जाति हित की ओर ज्यादा झुकी होती है। तो इन दोनों में से आप किसको अच्छा मानते हो? इन दोनों में तुलना करनी हो तो इन दोनों में तो कौन सी अच्छी होती है? गार्जियन अच्छी होती है। फिर ये कहता है तीसरे प्रकार की होती है संरक्षण नौकरशाही या संरक्षणात्मक नौकरशाही। अब आप इस शब्द का भेद देखें। आप संरक्षणात्मक नौकरशाही, ये संरक्षक है और ये संरक्षणात्मक है। आप इसकी इंग्लिश ही करेंगे। ये गार्जियन है, इसको पैट्रोनेज बोला जाता है। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ये पैट्रोनेज कौन सी होती है? पैट्रोनेज का तात्पर्य है कि आप संरक्षण में हैं, जिस राजनीतिक दल को आपने वोट दिया है, आप उस दल के हितों का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। आप यहां किसके प्रति उत्तरदायी हैं? कास्ट के अंदर जनता के प्रति उत्तरदायी है। आप अपनी कास्ट के प्रति, वर्ग के प्रति है। यहां आप शास्त्रोक्त व्यवहार कर रहे हैं और धर्म और इन चीजों के प्रति ज्यादा समर्पित है जनता की बजाय। आप यहां आप किसके प्रति हैं? अपने दल के प्रति आप समर्पित हैं, उसके संरक्षण कर रहे हैं। अब ये कहां पाई जाती है? तो ये कहां पाई जाती है? यूएस में पाई जाती है। इस पैट्रोनेज के और भी नाम है। इसको लूट पद्धति कहा जाता है, इसको स्पॉइल सिस्टम बोला जाता है। तो कई बार तो इंग्लिश भी आ जाती है कि नौकरशाही का स्पॉइल सिस्टम या लूट पद्धति कहां पाई जाती है? अमेरिका में। लूट पद्धति का तात्पर्य यह होता है कि माल हमेशा ही विजेता का होता है, जो जीतेगा माल उसका होगा। यही होता था आजकल, जब लूट पद्धति में यही होता था। यहां जो दल जीत जाता है, जिस दल की सरकार बन जाती है अमेरिका में, फिर पदों की जो लूट मचती है वो किसके हिस्से में आती है? वो जो दल जीत गया है।
रिपब्लिकन जीत गए हैं, तो रिपब्लिकन के आते ही जो डेमोक्रेट्स बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए थे वो अपने आप ही क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और उनकी जगह जो नए सत्ता में दला है वो अपने लोगों को बढ़ा देता है। तो अभी वहां डेमोक्रेट्स जीते हुए हैं, तो अब वो वहां के जो बड़े बड़े प्रशासक है वो किसके पक्ष में काम कर रहे हैं, कौन से दल के पक्ष में काम कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक दल के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो इसको लूट पद्धति कहा जाता है, स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है, इसको पद पुरस्कार पद्धति कभी कहा जाता है, और चर्चा कर लेंगे। पद पुरस्कार पद्धति क्या है? इसमें पद है वो आपको कहां मिल रहे हैं, पुरस्कार में मिल रहे हैं। यहां आप फलां जाति के हैं इसलिए, यहां आप शास्त्रोक्त आचरण करते हैं, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हैं आप इसलिए, और यहां आपको पद मिला है काय में, पुरस्कार में, क्योंकि आपने उस पार्टी के लिए प्रचार किया था, उसको वोट दिलाया था, और आप उसके प्रति क्या थे, डिवोटेड थे, और लंबे समय से उसकी जय जयकार कर रहे थे, इसलिए आपको पद मिलता है। इसको पद पुरस्कार पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति का एक बहुत ही जोरदार नाम है, इसको जैक्सोनियन पद्धति भी बोला जाता है। 1836 के आसपास क्या था, एक वहां एक राष्ट्रपति हुआ था जैक्सन, उसने क्या किया, इस पद्धति का भारी दुरुपयोग किया था, जैक्सोनियन पद्धति का, इस लूट पद्धति का, और उसने ना अधिकांश पदों को अपने ही पार्टी से भर दिया था। उससे पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत योग्यता का वर्ण किया जाता, इसने बहुत सारे नए नए पदों का सर्जित करके अपने पार्टी के लोगों को वहां भर दिया था। तो इस पद्धति को राष्ट्रपति के नाम के ऊपर क्या बोला जाता है, जैक्सोनियन पद्धति बोला जाता है। और इस पद्धति में जो नौकरशाही होती है उसको हम कौन सी नौकरशाही बोलते हैं, प्रतिबद्ध नौकरशाही बोलते हैं। अब मुद्दा आया कि ये जो यहाँ की संरचनात्मक नौकरशाही होती है ये किसके प्रति प्रतिबद्ध हो सकती है, तो आप किसको बोलेंगे, राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध होती है। ये उस दल के हितों के लिए काम करती है। आज वहां डेमोक्रेट्स के प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, वहां के जितने सेक्रेटरी हैं, बड़े बड़े पद हैं, वो सारे के सारे डेमोक्रेट्स के, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही पक्ष में काम करेंगे। वहां कोई रिपब्लिकन पहुंच गया ना, उसका कोई काम है नहीं करते वो। तो इसको प्रतिबद्ध नौकरशाही बोलते हैं, इसको जैक्सोनियन पद्धति वाली नौकरशाही बोलते हैं, इसको पद पुरस्कार पद्धति बोलते हैं, इसको लूट पद्धति बोलते हैं। ये इसको कौन सी पद्धति कहां चलती है, ये अमेरिका के अंदर चलती है। ये कोई अच्छी पद्धति नहीं है। इसमें एक कर्मचारी भर्ती होता है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। सरकार बदल गई तो हट जाता है, और सेम अगर पार्टी आ गई तो वो कई साल बार और भी रह लेता है। इनका कार्यकाल आजीवन नहीं होता, पर मुद्दा ये है कि क्या हम इसको ऐसा ही माने, क्या आजीवन नहीं होता, जब तक पार्टी है तब तक आप हैं, पार्टी के जाते ही आपको पद है छोड़ना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, आप में से कोई कोर्ट के बारे में जानता है, कोर्ट, कोर्ट में ना कुछ वकील बनाए जाते हैं, हाँ एपी एपी और कई पद बनाए जाते हैं। ये तभी तक रहते हैं जब तक उस पार्टी की सरकार रहती है, फिर वो वकील क्या है, वापस अपना चोगा पहनकर प्राइवेट वकालत करने लगते हैं। जैसे महाधिवक्ता है, बताओ महाधिवक्ता एक प्रशासनिक पद है, वकील का तो पद है क्या, तो महाधिवक्ता कितने टाइम के लिए, स्थायी पद है क्या, महान्यायवादी स्थायी पद नहीं है, अटॉर्नी जनरल है, ये सारे सोलिसिटर जनरल, ये तो अस्थायी पद है, ये कितने साल तक होते हैं, 4-5 साल जब सरकार है तब तक, उसके बाद पद से इनको हटा दिया जाता है। अब अमेरिका में क्या हुआ, आप ऐसा मत सोचिए कि वहां हर पद के साथ ही ऐसा होता है। बाद में क्या हुआ था, एक राष्ट्रपति था गारफील्ड, गारफील्ड उसको मार दिया एक वहां के एक बेरोजगार ने, क्योंकि वो बेरोजगार बहुत पढ़ा लिखा और योग्य बेरोजगार था, लेकिन वो किसी भी पार्टी की जय जयकार नहीं कर पा रहा था, उसको कोई पद नहीं मिला, तो उसने राष्ट्रपति को क्या मार दी, गोली मार दी। तो उसके बाद वहां एक एक अधिनियम बना, पैडलेटन अधिनियम। उसके बाद वहां कोई पूरे देश के अंदर कोई 2,500-3 हजार पद हैं जो काय से भरे जाते हैं, इस सिस्टम से। बाकी तो वहां योग्यता आधारित आ गई है बहुत सारी। ये लगभग 1900 के लास्ट तक आते आते वहां इससे छुटकारा पा लिया गया, लेकिन अब भी उस देश में पूर्णतः छुटकारा नहीं मिला है। हालांकि पेंडलेटन अधिनियम के बाद, जिसकी फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे, इससे काफी कुछ मुक्ति मिल गई है, फिर भी पूरी मुक्ति नहीं मिली है। तो एक और कर लेते हैं, आगे कर लेंगे चलो। तो ये है कौन सी नौकरशाही, प्रतिबद्ध नौकरशाही। ये कहां पाई जाती है, अमेरिका में। तो ये पद हो गए, लूट पद्धति, पद पुरस्कार, जैक्सोनियन, संरचनात्मक नौकरशाही, प्रतिबद्ध नौकरशाही। इसका सही नाम क्या है, संरचनात्मक। संरक्षण किसका करना, दल के हितों का संरक्षण करना, पैट्रोनेज बोला जाता है। और अंतिम जो पद्धति है गार्जियन, कोई एक दो जैसा भी याद कर लेना, कास्ट, पैट्रोनेज, और अंतिम है वो है मेरिट सिस्टम।
ये वर्तमान के अधिकांश आधुनिक देशों में कौन सी चलती है? मेरिट सिस्टम चलती है। इसमें योग्यता आधारित भर्ती की जाती है। और इसमें जो नौकरियां होते हैं वो किसके प्रति होते हैं बताओ? जिम्मेवार न तो वर्ग के प्रति होते हैं, न जाति के प्रति होते हैं, और न ही वो दल के प्रति होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? तटस्थ और क्या होते हैं? तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं। ये सबसे अच्छी प्रकार की नौकरशाही कौन सी होती है? ये वाली होती है। अब अमेरिका में भी तब से तटस्थ, निष्पक्ष और योग्यता आधारित नौकरशाही का आगाज हो गया है जब से वहां कौन सा अधिनियम बना था? पेंडलेटन अधिनियम बना था। पेंडलेटन अधिनियम। अपने देश में कौन सी पद्धति चलती है? अपने देश में 99% तो मेरिट सिस्टम चलता है। 1% कौन सी पद्धति चलती है? पेंडलेटन अधिनियम चलता है। आप बहुत सारे आयोगों के अध्यक्ष देखते हैं, बहुत सारे कमीशन के जो हेड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? भी कृषि आयोग है, आपके ये खाद्य बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड और आयोगों के जो अध्यक्ष बनते हैं ना वो सरकार से बनते हैं। जो सरकार आती है वो अपना आदमी बिठा देती है। आपको तो उसको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, खाद्य बोर्ड का अध्यक्ष, माटी बोर्ड का अध्यक्ष, ओबीसी चेयरमैन, ये सारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, और ये आपके हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष, और ये बाकी जितने भी आयोग जिनको आप जानते हैं, तो ये भी अपने यहाँ इस पद्धति से भरे जाते हैं, लूट पद्धति से। वो जिस पार्टी के नेता उनको ही बनाते हैं ये। तो पेंडलेटन अधिनियम कहाँ आया था? यूएसए में। इसने वहां किसका आगाज किया था? मेरिट सिस्टम का। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे पद वहां कैसे भरे जाते हैं? इस लूट पद्धति से या पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। तो एफ.एम. मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी के कितने प्रकार बताए हैं? 4। बताओ कौन कौन से बताए हैं? गार्जियन है, कास्ट है, संरक्षणात्मक है, और प्रतिबद्ध नौकरशाही है। ठीक, सॉरी, मेरिट नौकरशाही है। मेरिट। अब आपको बहुत सारी शब्दावलियां भी इस दौरान समझ में आ गई। अब चूंकि ये प्रतिबद्ध और ये सारी चर्चाएं चल रही है तो एक मुद्दे को यहां क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं और कुछ फैक्चुअल चीजों को सीखते हैं। फैक्चुअल चीजों में अब ये है कि सीधा भी आ सकता है कि ये वाली नौकरशाही कहां पाई जाती है? कौन सी? प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो ये कहां पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है। सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीयकृत या नौकरशाही कहां पाई जाती है? केंद्रीयकृत नौकरशाही का तात्पर्य है जहां नौकरशाहों के पास बहुत सारे अधिकार क्या हो गए हैं? इकट्ठे हो गए। जहां नौकरशाही डिसाइड करते हैं हर चीज की, जनता को वो कुछ नहीं समझते और दल से वो भी बंधे होते हैं। ऐसी केंद्रीकृत प्रतिबद्ध नौकरशाही कहां पाई जाती है? चीन में। ये और मजेदार चीज है, केंद्रीयकृत प्रतिबद्ध नौकरशाही। यहां भी नौकरशाही प्रतिबद्ध है चीन में, यूएसएसआर में भी ऐसी नौकरशाही पाई जाती है। साम्यवादी देशों की नौकरशाही कैसी होती है? प्रतिबद्ध नौकरशाही होती है। बताओ किसके प्रति प्रतिबद्ध होती है? साम्यवादी दल के प्रति प्रतिबद्ध होती है ये। तो साम्यवादी देशों में भी केंद्रीयकृत प्रतिबद्ध नौकरशाही पाई जाती है। अब आ गया कि कहां है वो तटस्थ और निष्पक्ष नौकरशाही कहां पाई जाती है? ये भारत में पाई जाती है, ब्रिटेन में, और अधिकांश देशों में कौन सी पाई जाती है? तटस्थ और निष्पक्ष पाई जाती है। ये योग्यता आधारित होती है। भारत में, ब्रिटेन में, सब जगह यही पाई जाती है। तो हमने ये किया। अब हम बहस कर रहे थे इंदिरा गांधी और मोदी जी की कि नौकरशाही के स्वरूप कैसे होते जा रहे हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं नेहरू जी की। नेहरू जी की नौकरशाही का स्वरूप क्या था? प्रतिनिधियात्मक था। अब ये प्रतिनिधियात्मक नौकरशाही कैसी होती है? नौकरशाही का काम था जनता के कल्याण करना। तो जनता के प्रतिनिधि बनाया गया कि आप जनता के क्या करोगे? कल्याण करोगे। शुरुआत में 1952-53 में वो प्रोग्राम आया था पंचायतों का, वो वाला, उसको कौन सा बोलते हैं? सार्वजनिक सामुदायिक कार्यक्रम। उसमें नेताओं का चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि किसका चुनाव किया गया था? नौकरशाहों का चुनाव। नौकरशाही गठित की गई थी कि आप जनता के कल्याण के प्रतिनिधि, आपको जनता का कल्याण करना है। तो यहां जनता के कल्याण का काम नेहरू जी ने किसको सौंपा था? नौकरशाही को सौंपा था। तो प्रतिनिधियात्मक नौकरशाही, यहां जन कल्याण के प्रतिनिधि है जो सरकारी कर्मचारी है वो। फिर इनकी बेटी आई कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आई तो उसने कहा कि आज से सारे कान खोल लो,
कैसी नौकरशाही लाने की कोशिश की? प्रतिबद्ध नौकरशाही। उन्होंने सारी शक्तियां सेंट्रलाइज कर ली और सब नौकरशाही को अपने हिसाब से संचालित करने लगी। तो ये प्रतिबद्ध नौकरशाही थी जो कांग्रेस पार्टी और इंदिरा के प्रति प्रतिबद्ध थी। तो उन्होंने जब भाषण दे दिया तो अगले दिन कहा कि अपने देश में ऐसा नहीं चलेगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये जितने भी लोग हैं ये पार्टी की पॉलिटिक्स में कूद जाएंगे, तो कल को सरकार बदलेगी तो इनके भी दिक्कत आएगी और सरकारों की भी दिक्कत आएगी। ये तो कहता हम तो इंदिरा के प्रति प्रतिबद्ध है, कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध है, हम नई सरकार को तो सहयोग ही नहीं करेंगे। कल को कल पार्टी बदल गई और एंटी पार्टी की सरकार आ गई, विरोधी दल की, तो क्या होगा? तब इंदिरा ने फिर बात को घुमाया फिराया कि मैं तो ये कह रही थी कि संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। तो फिर उसमें कहने की जरूरत ही कहां है, फिर तो है ही ये। तो कुल मिला के इंदिरा के पूरे प्रयास थे कि यहाँ की न्यायपालिका भी और यहाँ की नौकरशाही भी वो किसके प्रति प्रतिबद्ध हो? कांग्रेस और विशेष करके इंदिरा के प्रति प्रतिबद्ध हो। तो देखिए इंदिरा के समय जो प्रतिबद्धता आई थी, कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, तो दल किसके प्रति प्रतिबद्ध था? इंदिरा के प्रति। विधायिका यानी संसद यानी इंदिरा गांधी, वही एमपी बनेगा जिसको इंदिरा गांधी टिकट देगी। तो विधायिका पे नियंत्रण इंदिरा गांधी का और दल के ऊपर नियंत्रण है इंदिरा गांधी का। सरकार कार्यपालिका इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी से चीजें बची कितनी? दो, एक नौकरशाही और दूसरी न्यायपालिका। इसको तो प्रतिबद्ध कर लिया, गड़बड़ होगी जब न्यायपालिका के साथ चर्चा, तब झगड़े शुरू हो गए थे। तब फिर बहुत सारे अमेंडमेंट आए थे और बहुत सारे केस हुए थे। केशवानंद भारती और ये सारे केस है ना उसी की देन है, मिर्लवा मिनस, उससे पहले वो गोलखनाथ के वाद, ये इतने सारे अमेंडमेंट, ये 25वां, 26वां, 39वां, 42वां, ये सारे कमिटेड जुडिशरी प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका, नौकरशाही तो है ही है, झगड़े किससे शुरू हो गए थे? न्यायपालिका, वो भी न्यायपालिका ही प्रतिबद्ध हो। अब सेम झगड़े कहां चल रहे हैं? देश में चल रहे हैं। न्यायपालिका क्या की जा रही है? प्रतिबद्ध। इंदिरा गांधी तो नहीं कर पाई थी, लेकिन मोदी जी ने करके दिखा दिया है। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं। उसके बाद आई, जब प्रतिबद्ध हो गई तो नौकरशाही का स्वरूप कैसा करना था? तटस्थ करना था। तो जो इनके बाद जो प्रधानमंत्री है कौन? मोरारजी देसाई। उन्होंने फिर इसका निर्माण किया, तटस्थ नौकरशाही का। और फिर आया जन कल्याणकारी या कैसी नौकरशाही? समाज कल्याणकारी नौकरशाही। ये कौन लेके आए? वीपी सिंह लेके आए। चलिए, तो ये भारत में भी ये 4 प्रकार की अलग अलग प्रकार की नौकरशाही देखने को मिलती है। और विभिन्न देशों में किस प्रकार की नौकरशाही हमने चर्चाएं की। दरअसल यहां क्या किया गया था कि नौकरशाही क्या है, तो इनसे कहा गया कि आप वो प्रतिनिधि हैं जिनको जनता के कल्याण का काम सौंपा गया। अब भारत का नव निर्माण चल रहा है, सबसे पहले राष्ट्र का निर्माण करना है और उसके बाद इस देश का आर्थिक कल्याण करना है। नेतृत्व अभी तक विकसित नहीं हुआ है, राजनीतिक दल इतने विकसित नहीं हुए, वो इतना कुछ जानते भी नहीं है। तो मूल प्रतिनिधि कौन है? ये नौकरशाह हैं जो पढ़े लिखे हैं, विशेषज्ञ हैं, क्योंकि तो कब से चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं। राजनीतिक दल और उसके जो कार्यकर्ता थे तो नए नए बने थे, वो सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना जानते थे, कल्याणकारी नीतियों के बारे में वो नहीं जानते थे। तो अच्छे कानून बनाना, अच्छी कल्याणकारी नीतियां बनाना, सार्वजनिक उद्योगों का प्रचार करना, ये काम कौन कर सकती थी? नौकरशाही कर सकती थी। नेता तो अभी ट्रेंड हुए ही नहीं थे, नेता तो सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना, जेल जाना जानते थे। चयन तो योग्यता से होता था। ये इस यहाँ प्रतिनिधित्व का तात्पर्य ये नहीं है कि वो जनता से चुने जाते थे। मैं ये कह रहा हूं यहाँ प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है कि यहाँ जन कल्याण के प्रतिनिधि किसको माना गया? नीति निर्माण के प्रतिनिधि और राष्ट्र निर्माण के प्रतिनिधि किसको माना गया? नौकरशाही को। कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप राष्ट्र निर्माण करेंगे और आप इस देश को गरीबी से मुक्त करेंगे। तो ये कैसी नौकरशाही थी? इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जनता के चुने हुए, वो तो राजनीतिज्ञ ही थे लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं हुए थे उस टाइम तक। तो ये हमने कुछ और तथ्यात्मक एक ज्ञान इकट्ठा किया है। अब हम चर्चा करेंगे एक और विचार की जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और वो है एंथनी डाउन्स। देखिए एंथनी डाउन्स को हम एक पुस्तक नहीं बल्कि 2 पुस्तकों की वजह से जानेंगे। एक तो इसकी बहुत ही फेमस पुस्तक है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ
डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आर्थिक सिद्धांत, ये हम चर्चा करेंगे जब डेमोक्रेसी करेंगे। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। और दूसरी इसकी पुस्तक है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी ये कहता है कि अगर आप इस ब्यूरोक्रेसी को अंदर से देखेंगे तो ये माहौल तो ये बनाते हैं कि हम किस लिए आए हैं, जनता का कल्याण करने के लिए आए, लेकिन इनमें भाव जो पाए जाते हैं वो कैसे भाव पाए जाते हैं? स्व सेवा के भाव होते हैं इनके अंदर। ये किसी की कोई सेवा नहीं करते, बल्कि किसकी सेवा करते हैं? ये स्वयं की सेवा करते हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले किसका हित देखेंगे? अपना हित, कि इससे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी क्या, इससे मेरी ताकत है बढ़ेगी क्या, इससे मुझे कोई फायदा होगा क्या। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर अपने संगठन के बारे में सोचते हैं जहां रह के इनका काम चलता है। तो ये क्या करते हैं, दो आदमी आए, एक आदमी आया जो उससे काम आया था, बीच में तहसीलदार बैठा है मान लेते हैं, वो आया साहब ऐसे करके मेरा काम कर दो। ऊपर से कलेक्टर ने कह रखा है कि फलाना आदमी है तो काम करना नहीं है, चाहे वो सही काम था। तो बताओ तहसीलदार किसके बारे में सोचेगा? खुद के बारे में सोचेगा, और ऊपर कलेक्टर के बारे में सोचेगा। संगठन के कलेक्टर संगठन के अंदर है, कल को मेरे काम आएगा। ये आम आदमी मेरे कोई काम है नहीं आएगा। तो इसमें ना या तो खुद के बारे में सोचते हैं या उच्च अधिकारियों के बारे में सोचते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, ऐसा सोचते हैं। जनता के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ये एंथनी डाउन्स ने कहा। और एंथनी डाउन्स ने कितने प्रकार की नौकरशाही बताई है? 5 प्रकार की नौकरशाही बताई। अभी तक हम एक आइडियल टाइप कर चुके हैं, 4 प्रकार के एफ मार्क्स कर चुके हैं, और 5 प्रकार की कौन बता के गया है? एंथनी डाउन्स। नंबर 1 किस प्रकार की? ये कहता एक होती है वो क्लाइंबर होती है। क्लाइंबर, क्लाइंब होता चढ़ना, जो चढ़ने वाली लता बेल की तरह, ये बेल वाली नौकरशाही होती है। इसकी आदत होती है, जैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति था हुवर, हुवर ये कह के गया है कि इसमें एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें स्व विस्तार की और शक्ति की भारी भूख होती है। तो ये जैसे ही घुस जाते हैं नौकरशाही में, तो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी शक्ति बढ़ा लें, अपनी सत्ता बढ़ा लें, अपनी संपत्ति को बढ़ा लें। हर चीज को ये क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। सारे काम मैं करूं, सारे लोग मेरे नियंत्रण में हो, मेरी चलनी चाहिए, और मेरे पास खूब सारी संपत्ति होनी चाहिए। तो ये कैसे होते हैं? क्लाइंबर टाइप होते हैं। दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव, या इनको हम क्या बोलते हैं? संरक्षक टाइप। ये क्लाइंबर की तरह नहीं होते। ये क्या करते हैं, इनके पास पहले से बहुत सारी शक्ति, सत्ता और धन होता है। ये कोशिश करते हैं कि इनसे छीन नहीं ले, कोई छीन नहीं ले। तो इनको कौन से बोलते हैं? ये कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई बदलाव होने लगता है ना, उस बदलाव के राह में क्या अड़ाते हैं? ये टांग अड़ाते हैं। मेरे इनमें फर्क क्या है? ये क्या करते हैं, नए नए काम खोज के लाते हैं। नए नए काम, भाई नए नए काम आएंगे ना, तो इनके हाथ में क्या आएगी? काम करने की शक्ति आएगी। नंबर 1, जब नए नए काम आएंगे तो उस काम में पैसा लगेगा, तो बीच में थोड़ी अपनी जेब कौन भर लेंगे? ये भी भर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, काम खोज के लाते हैं, उनसे अपनी शक्ति और धन बढ़ाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लेके आते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं लेके आते, ये तो कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमें पहले से प्राप्त हो गया, कोई छीन हमसे नहीं ले। तो ये हर एक नए काम में क्या डालते हैं? ये रोड़ा डालने वाले व्यक्ति होते हैं। ये कंजर्वेटिव टाइप की ब्यूरोक्रेसी होती है। नंबर 3, तीसरी होती है जिसको क्या बोलता है? जिलोट्स बोलता है। जिलोट्स होता है कट्टरपंथी। कट्टरपंथी नौकरशाही वो होती है जो धर्म और जातियों से जकड़ी हुई होती है। ये अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, और जो धर्म ने कह दिया वही ठीक है। एक तरफ ईसा मसीह के या मोहम्मद साहब के या फिर कृष्ण के आदेश हैं, दूसरी तरफ आम जनता है, तो ये वही कहेंगे कि जो कहाँ लिखा हुआ है हम तो वही करेंगे जो शास्त्रों के अंदर है लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव टाइप लोग होते हैं। यानी अपने कामों के अंदर क्या दिखाते हैं? रूढ़िवादिता दिखाते हैं। ये बिल्कुल भी बदलाव पसंद नहीं होते, कोई बदलाव नहीं करते अपने व्यवहार के अंदर। इनसे कहो यार कल तुम है ना थोड़े साफ हो गया आना, नहीं नहीं हमारे धर्म में साफ सफाई नहीं, हम तो ऐसे ही आएंगे कि तुम जनता की भलाई करना, की भलाई नहीं, हम ऐसे कुछ भलाई लिखी हुई है, तुम टाइम ही से आना, कहते नहीं पहले तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके आएंगे, फिर कहाँ आएंगे? आएंगे यहाँ आएंगे बाद में देखेंगे, पहले तो हम पूजा पाठ करेंगे।
तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही कट्टरपंथी होते हैं, रूढ़िवादी होती है इस प्रकार की नौकरशाही। मतलब ऐसी नौकरशाही कहाँ पाई जाती, जनता कल्याण से मतलब नहीं होता। सऊदी अरेबिया में, इटली जैसे में कैसी पाई जाती है, ये ऐसी पाई जाती है। तीसरी होती है एडवोकेट्स। इस प्रकार की नौकरशाही के एक घमंड होता है कि इस जनता का कल्याण किस चीज में, ये सिर्फ कौन जानते हूं, मैं जानती हूं। इस प्रकार की नौकरी स्टालिन के टाइम रूस में पाई जाती थी, जब वो अपने आप को सर्वहारा का एडवोकेट कहते थे कि सर्वहारा के हित किस में है, ये कौन डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, मजदूरों के हितों का निर्णय हम करेंगे, हम उनके पक्ष में आवाज उठाएंगे। तो ये किस प्रकार के होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। ये औरों के पक्ष में बातें करते हैं, उनके प्रतिनिधि बन जाते हैं कि हम हैं तुम्हारे एडवोकेट, हम करेंगे तुम्हारी आगे बातें, हम पहुंचाएंगे। ये एडवोकेट्स होते हैं। और अंतिम होते हैं वो कैसे होते हैं, गार्जियन होते हैं। सॉरी, वो स्टेट्समैन, माफी चाहूंगा, स्टेट्समैन। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम एफएम मार्क्स में किसकी चर्चा कर चुके हैं, गार्जियन वाली। ये प्लेटो के गार्जियन की तरह होते हैं और अरस्तु के नागरिकों की तरह होते हैं। उदार हृदय वाले होते हैं, जो अपने आप को बाप समझते हैं और जनता को अपना क्या समझते हैं, संतान के तुल्य समझते हैं। इनको हम कौन से बोलते हैं, स्टेट्समैन बोलते हैं, या गार्जियन टाइप के बोलते हैं। अब एडवोकेट्स में और स्टेट्समैन में क्या अंतर होता है, एडवोकेट्स तो इस एडवोकेटी के नाम के ऊपर नेतागिरी करते हैं और शक्तियों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं जन कल्याण के नाम के ऊपर। और ये क्या होते हैं, ये थोड़े लिबरल और उदार होते हैं, ये कुलीन तंत्र के पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं, जिनका मूल उद्देश्य क्या होता है, जनता का कल्याण करना होता है। तो इनकी भूख नहीं होती किसी भी चीज की, ये शक्ति वक्ति के भूखे होते हैं ये सारे। तो हमने कितने प्रकार की नौकरशाही की, 5 प्रकार की। क्लाइंबर, कंजर्वेटिव, जो अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं, ये ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, ये आए हुए को बचाना चाहते हैं। ये कट्टरपंथी और क्या होते हैं, रूढ़िवादी। ये अपने आप को हर हित का हम डिसाइड करेंगे, तुम्हारा हित किस में है। अब हम कहें कि ये हित अभिव्यक्ति ये करते हैं, जनता के हितों की अभिव्यक्ति, ये सरकार के सामने जनता का पक्ष ये रखते हैं कि जनता का कल्याण इसमें है, हित अभिव्यक्तिकरण का काम ये करते हैं। बाकी तो दबाव समूह करते हैं। लेकिन कुछ देशों में ये काम कौन करती है, नौकरशाही करती है। और ये कौन कैसे होते हैं, जब शास्त्रोक्त और अच्छा व्यवहार करते हैं सद्गुणी लोग, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्समैन बोलते हैं। एंथनी डाउन्स की चर्चा की, जिन्होंने ये कहा कि नौकरशाही में 100 सेवाओं के भाव होते हैं। नौकरशाही कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ऐसे ही एक पुस्तक की आप चर्चा कर लेना, ज्यादा माथा फोड़ी मत करना। इसकी है ओसबर्न और गैबलर की पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। री इन्वेंटिंग, ये कुल मिला के नौकरशाही के खिलाफ लिखी गई पुस्तक है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये है किसकी, ओसबर्न एंड गैबलर की। चलिए, ये ओसबर्न और गैबलर की हमने चर्चा की। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये बहुत ही आएगी ये पुस्तक आगे। अब आपको इन फ्यूचर जब हम पढ़ेंगे, तो एक तो निस्केनन की चर्चा आएगी हमारी बार बार कल से, दूसरी आएगी एंथनी डाउन्स की, और तीसरी चर्चा किसकी आएगी, ओसबर्न और गैबलर की। कल फिर ये काम में आ जाएगा, आज इतना ही पर्याप्त ठीक है। ये तो हमने नौकरशाही के प्रकार वगैरह और संगठन किस प्रकार से बनता है इसकी हमने चर्चा की। अब हम नौकरशाही की आलोचना शुरू करेंगे, आलोचना जो कि हमारा स्वाभाविक है, धर्म है। क्रिटिसाइज करते हैं नौकरशाही को। नौकरशाही की एक मजेदार जो क्रिटिसाइज किया है, वो हम शुरू कर देते हैं रैमजे म्योर से शुरू कर देते हैं। रैमजे म्योर एक ब्रिटिश विचारक है, जिसने एक पुस्तक लिखी है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, कि ब्रिटेन का शासन कैसे होता है। हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ब्रिटेन का शासन कैसे होता है।
तो रैमजे म्योर में इस पुस्तक में नौकरशाही की भारी आलोचना की कि हमें ये लगता है कि यहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या चलाते हैं, शासन चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ सारी शक्तियां किसने इकट्ठी कर ली है, नौकरशाही ने इकट्ठे कर ली है। तो ये बहुत ही जोरदार बात बोलता है कि इस देश में नौकरशाही चलाती है, यही कानूनों का निर्माण करती है, यही कानूनों का क्रियान्वयन करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये कहता है कि इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि नौकरशाही का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में काम करती है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़। अपने इसको कहते हैं कि खावे पिए लूकड़ी और लठ खावे रींच। कि खा पी गए और कौन भाग गई, लूकड़ी भाग गई, और भालू से भागा नहीं गया, तो फिर लठ किसके मिले, ये भालू के हिस्से में आए। तो कुल मिला के जब कोई भी घोटाला होता है, जब कोई भी गड़बड़ होती है, तो उस गड़बड़ में नाम किसका आता है, मंत्री का आता है, और गड़बड़ कोई और ही कर देता है। गड़बड़ करते हैं नौकरशाह। नौकरशाह गड़बड़ करके पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि जहां संसदीय व्यवस्था होगी या कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वहां जनता के प्रतिनिधि उनको दोष आएगा। तो ये किसकी उत्तरदायित्व में, मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की आड़ में शक्तियों का क्या करते रहते हैं, उपभोग। इनको पता है हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बलि चढ़ेगी तो किसकी चढ़ेगी। ऐसे एक बार चर्चा हुई, कोई एक यहाँ वो कौन था, एक रक्षा मंत्री था, उसका नाम जीप घोटाला हो गया था। तब एक कमेटी बैठी थी कि भारत का प्रशासन करेंगे, तब उस कमेटी की चर्चा करेंगे। तो उस कमेटी ने ये कहा कि जीप घोटाला भले ही अफसरों ने किया है, लेकिन मंत्री जी सो रहे थे क्या, तो उत्तरदायित्व तो किसका है, मंत्री का है। किसी भी डिपार्टमेंट में अब आप बताओ कि ये जो रेल का कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मंत्री करवाता है क्या, हो जाते हैं एक्सीडेंट, कई बार पटरी टूट जाती है, ध्यान नहीं देते। ये वो कर्मचारी जो उसके सुपरविजन के लिए रखे हुए हैं, वो गलतियां कर देते हैं कई बार, लेकिन अंत में इस्तीफा किसको देना पड़ता है, उसको जिम्मेवार लेनी पड़ती है। तो ये क्या है, नौकरशाही मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की आड़ में है, फलती फूलती है। ये कैसी होती है, ये कहते हैं फ्रैंकलिन के दैत्य की तरह होती है। तो फ्रैंकलिन का दैत्य वो था कि जो इसको पैदा करता है ये उसी को ही खा जाती है। ये क्या करते हैं राजनेता, ये अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए नौकरशाह बनाते हैं, और यही नौकरशाह बाद में इनकी शक्तियों को क्या कर लेते हैं, हथियार लेते हैं। सरपंच कहता है मैं काम नहीं जानता, तो मेरे काम में सहायता के लिए क्या बनाओ, एक ग्राम सचिव की नियुक्ति करो। बाद में वो सारे ग्राम सचिव क्या करता है, अपने काम, सरपंच वाले सारे काम खुद करने लगता है। तो ये फ्रैंकलिन का दैत्य होता है, जो किसको खा जाता है, अपने मालिक को ही खा जाता है। तो ये कहता है कि ये स्वामी के रूप में अच्छी नहीं होती, बल्कि किस रूप में अच्छी होती है, ये नौकर के रूप में तो अच्छी होती है, लेकिन नौकर के रूप में रहती नहीं है। थोड़े समय बाद ये कहां बैठ जाती है, आके सर पे बैठ जाती है। तो रैमजे म्योर ने ये चर्चाएं की है कि इसने इसको फ्रैंकलिन का क्या कहा है, दैत्य। ये मंत्रिमंडल की उत्तरदायित्व में फलती फूलती है, कि ये अग्नि की तरह होती है। तो अग्नि क्या है कि जब तक आपके कंट्रोल में है तब तो ठीक है, लेकिन अनकंट्रोल्ड होगी तो आपको दिक्कत पैदा कर देती है, आपका घर जला देती है। तो ये अग्नि की तरह होती है, सेवक के रूप में अच्छी होती है, मालिक के रूप में बुरी होती है। एक और ब्रिटिश राइटर है लॉर्ड हेवर्ट। लॉर्ड हेवर्ट ये कह रहे हैं, इनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, सिद्धि आती है, न्यू डेस्पोटिज्म। ये इस पे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतनी आती है, नवीन निरंकुशता। नवीन निरंकुशता कि देखिए, पहले राजा निरंकुश हुआ करते थे, फिर हिटलर जैसे निरंकुश आए, फिर सैन्य तानाशाही आई। तो लेकिन एक और नवीन प्रकार की निरंकुशता, वो किसकी होती है, नौकरशाही की। नौकरशाही क्या करती है, जनता ये सोचती है कि हमने हमारे अधिकार प्रतिनिधियों को सौंप दिए हैं जो संसद के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनके अधिकारों का वास्तविक प्रयोग कौन करती है, ये नौकरशाही करती है। वो तो जानते नहीं है हमारे प्रतिनिधि। तो कई बार ना हमारे प्रतिनिधि अंगूठा टेक होते हैं। तो एक बार है ना, ऐसी एक दिन चर्चा चली, मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ, हमारे गांव में एमएलए का चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव आ गए थे।
तो एक एमएलए महोदय पहले भाषण दे के गए, थोड़ी देर पहले भाषण दे गए, तो गांव में उस टाइम बेला सा टाइम होता, तो गांव के खूब सारे लड़के लड़के आदमी इकट्ठे हो गए, भाषण सुनने लगे। तो वो नेताजी बोले, देखो भाई, अगर मैं जीत गया तो मैं इस गांव में विकास की क्या लहर चला दूंगा, गांव को चमन बना दूंगा, चमन। ठीक है। अब दरअसल होता क्या है कि वहां बड़े फ्रेंडली चुनाव होते हैं। उसी दौरान एक और नेता था, उसने देखा वो वहां से गुजर रहा था कि मजमा लगा हुआ है, तो जैसे स्टेज खाली होगा तो मेरे को लोग इकट्ठे नहीं करना पड़ेंगे, तो इसी मजमे को कौन भाषण दे दूंगा, मैं भाषण दे दूंगा। तो वो वहां आगे खड़ा हो गया। तो जैसे वो नेताजी स्टेज से उतरे, गाड़ी में बैठे, वो वहां जाके स्टेज पे खड़ा हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, मैंने सुन लियो, मौका अच्छा है, वापिस आओगे जाओगे, यही बैठे ना, सुन ही लो। वो बोला, ऐसे नेताजी क्या बोल के गए हैं? कि नेताजी बोल के गए हैं कि जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा इस गांव का क्या करूंगा, विकास करूंगा। वो बोला, चलो मेरे को वोट मत देना, सारे वोट किसको देना, नेताजी को, लेकिन नेताजी को ये कह दो कि हमें विकास शब्द को क्या दिखा दे, लिख के दिखा दे। अब नेताजी ने पिछले 60 साल में एक ही काम सीखा था कि अपने साइन को कोरा कैसे जाए। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो अपने हस्ताक्षर का चित्र बनाते हैं कि ऐसे एक कबूक ऐसा कुकड़ा सा बनाना है ना, कि अगर विकास शब्द ही लिख देना तो मैं वोट मांगने क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो ऐसे लोगों को कौन चलाते हैं फिर? नौकरियां चलाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और अपने काम में क्या माने जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नेताओं से और प्रतिनिधियों से शक्ति लेके और किसका काम करते हैं फिर? निरंकुशता का काम करते हैं। वो कितने निरंकुश होते हैं आप खुद देखो। आप है ना, ज्यादा नहीं करो, आप चूंकि नए हैं और आपने अब तक आते आते कि समाज बहुत खुले हो गए हैं। थोड़े से पहले दिनों की चर्चा करो, मैंने भी ऐसे देखे हैं कि गांव में जिनके पास जमीनें ज्यादा थी, चाहे वो हमारे जाति भाई थे, तो उनके जो बुढ़े थे ना, उनका बड़ा भारी टेरर हुआ करता था। वो चलते चलते ही आपको कुछ भी कह दिया करते थे। आप एक सामंत की डोडी पे जाने का प्रयास करो, सामंत की डोडी के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि उस डोडी में घुसते ही आप मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत निर्बल महसूस करने लगेंगे। आप जैसे आप सामंत के घर जाते हैं ना किसी के, तो ऐसा ही आप कभी कलेक्टर के ऑफिस में घुसने की कोशिश करो, आप अपने आप ही क्या आ जाएंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाएंगे। जब आपको पता है कि वो नौकर है, हमारा मालिक है, लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है। तभी ना, यहाँ तक कि अपन नहीं, जो इतना महान व्यक्ति था कार्ल मार्क्स, वो कहता है ये वो देवता है जिनके सामने हम सारे कांपते हैं। कभी एसपी के ऑफिस में घुस के देखना, आपको पता चल जाएगा। धड़धड़ाते हुए नहीं, सरे आ जाऊं क्या, ऐसे चुप से सर नमस्कार है, ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उन्होंने क्या कर रखी है, निरंकुशता बिठा रखी, जैसे हमारे सामंतों ने बिठा रखी थी। तो कई बार हम कहते हैं कि सामंतवाद खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। पहले 500 और 62 क्या थी, रियासतें थी, वहां सामंत बैठा करता था। अब 562 जिले हैं जहां कलेक्टर बैठता है, और कौन बैठता है, एसपी बैठता है। बड़ा बंगला किसका हुआ करता था, सामंत का हुआ करता था। सामंत के घर में कोई घुस नहीं सकता था। आजकल बड़े बड़े बंगले किसके हैं, एसपी के और कलेक्टर के हैं। तो आधुनिक सामंत कौन है, ये एसपी और कलेक्टर है। इसको हम क्या बोलते हैं, नवीन निरंकुशता। कौन बोल के गया, लॉर्ड हेवर्ट बोल के गया। ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं माइकल क्रोजियर की। ये बड़ी जोरदार बात लिखता है। माइकल क्रोजियर कहता है कि नौकरशाही होती है बड़े अजीब प्रकार की होती है। ये कपड़ा तो काटती है लेकिन उसे तन का पता नहीं होता। अच्छा, अब ये क्या करेगी कि चलो एक ऑर्डर निकाला कि सब जगह है ना, इस बार हम डीडीटी का छिड़काव करेंगे। तो ठीक है, करो छिड़काव। तो छिड़काव कब करेंगे, जब गर्मी में लू चल रही होगी ना, कब छिड़काव कर दो। तो अरे अब तो मच्छर वैसे ही मर गए, मच्छर तो बारिश में आएंगे, तब डीडीटी का छिड़काव करना। तो ये क्या करते हैं, काम तो करते हैं, पुल बनाते हैं, मुद्दा नहीं, पुल नहीं बनाते, लेकिन वो पुल ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ कोई काम है नहीं आता। तो ये ना बड़ी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये योजनाएं जब धरातल पे उतरती है तो रिजल्ट क्या आते हैं, शून्य आते हैं। तो क्या, ये कपड़ा तो काटते हैं लेकिन इन्हें तन का पता नहीं होता। ठीक है। अब आ गया मर्टन। मर्टन बड़ी जोरदार बात बोलता है कि एक शहर में एक बड़ी मशीन है, ये एक शहर की बड़ी मशीन है जो उस पूरे शहर के ऊपर नियंत्रण रखती है। और एक और जोरदार बात बोलता है कि ये क्या होती है, कि ये प्रशिक्षित अयोग्यता होती है। अब आप देखो,
आपको जब भर्ती किया जाएगा ना, तो आपको किस आधार पे भर्ती किया जाएगा? अयोग्यता नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। जब आप भर्ती होगे ना, सबसे ट्रेंड आदमी होगे आप राजस्थान के, और अगले 5 साल में पढ़ी लिखी सबसे अयोग्य कौम आप होंगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम पढ़ना लिखना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नौकरी हो गई है पक्की। अब धीरे धीरे हम योग्यता नहीं बढ़ाते, बल्कि क्या बढ़ाते हैं? अयोग्यता। योग्यता होती है कि काम को किया कैसे जाए, अयोग्यता होती है कि फाइल को रोका कैसे जाए, काम को अटकाया कैसे जाए, भिच कैसी मारी जाए, गुत्ती को फोड़ा कैसे जाए ताकि कोई खेल नहीं सके, पिच को खोदा कैसे जाए। तो ये क्या होती है, पढ़ी लिखी क्या होती है, ये अयोग्यता का निर्माण करते हैं। तो एक बहुत ही जोरदार बात बोल दी बर्ट्रैंड रसेल ने कि इनका जो मनोविज्ञान होता है वो कैसा होता है? निषेधात्मक मनोविज्ञान होता है। नेगेटिव साइकोलॉजी के होते हैं ये लोग। ये कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई तू इस काम को कैसे कर, ये बताएंगे भाई तू मरेगा, ऐसे तो करना ही मत इसको। 1000 प्रकार के रोड़े बताएंगे जब आप काम करवाने जाएंगे। तो ये नहीं भाई तू बैठ, मैं तेरे को सिंपल तरीका बताऊं, ये काम ऐसे ऐसे होगा। जैसे जाएंगे और तेरा काम तो हो ही नहीं सकता भाई, इतने कागज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपको ऐसा ड्राइंग, आप स्कूल खोलना चाह रहे हो, बावली बात कर रहा है क्या? ऐसे स्कूल खुलते हैं क्या? इतनी तो 20 प्रकार की फाइलें, इतने प्रकार की अनुमतियां, और तेरे गोडे रह जाएंगे, जूते घिस जाएंगे तेरे। ठीक है, और फिर आपको घिसाना शुरू करते हैं, ये लार वो लार। आप कह रहे हैं भैया ये जोड़े हाथ, मेरे को स्कूल है नहीं खोलना। कभी फैक्ट्री या स्कूल खोल के देखना, पता चल जाएगा नौकरी से कितने जूते रगड़वाती है आपको। सिंपल फाइल फंसा के देखो, कभी आपको पता चलेगा। निषेधात्मक मनोविज्ञान होता है इनका। ऐसी बातें कौन बोलता है? ये डीवी बोलता है कि इसमें क्या पाई जाती है? व्यवसायिक विकृति शब्द बोलता है शायद, वो क्या बोलता है ऐसा कुछ, कि ये व्यवसाय में क्या पैदा कर देते हैं? विकृति पैदा करते हैं ये। और इसी को हम एक और जोरदार शब्द बोलते हैं, पीटर थीसिस। इसी से सारे शब्द इंटरकनेक्टेड है। पीटर थीसिस करते हैं। पीटर थीसिस क्या होती है? पीटर थीसिस ये कहती है कि जैसे जैसे एक नौकरशाह का कार्यकाल बढ़ता जाएगा, तो आप बताओ कि जैसे जैसे आप का प्रशिक्षण बढ़ता जाएगा, आप उस कार्य को करते जाएंगे, तो आप ट्रेंड होंगे अनट्रेंड होंगे? आप ट्रेंड होंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारी जितना ज्यादा पुराना होता है, अनट्रेंड उतना ही ज्यादा होता है, वो काम उतना ही कम जानता है। तो आपने देखा होगा नए छोरे होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि अच्छा कौन पढ़ाएगा? जो सबसे पुराना शिक्षक है वो सबसे अच्छा पढ़ाएगा। वो तो मैं तो भैया पढ़ाना ही भूल गया है। तो कई बार तो कह भूल लिखना भूल जाएगा, क्या कर लिखे गई, वो तो भूल गया कमे। तो उम्मीद हम उनसे करते हैं। इसको हम कौन सी थीसिस बोलते हैं? पीटर थीसिस बोलते हैं। कि बढ़ते समय के साथ योग्यता की बजाय उनमें क्या बढ़ती है? अयोग्यता। जबकि हम तो ट्रेंड होना चाहिए, तो अनट्रेंड होते जा रहे हैं जैसे काम सीखते जा रहे हैं। तो ये बड़ी जोरदार बात हुई। मर्टन ने इसको क्या कहा? प्रशिक्षित अयोग्यता। बर्ट्रैंड रसेल ने इसको क्या कहा? निषेधात्मक मनोविज्ञान। डीवी इसको कोई व्यवसायिक विकृति बोलता है। और इसको हम कौन सी थीसिस बोलते हैं? पीटर थीसिस बोलते हैं। व्यवसायिक विकृति मतलब इनके ये व्यवसाय में क्या पैदा करते हैं? अपने काम में विकृतियां पैदा करते हैं। विकृति कैसे की जाए, ये तो ना मतलब कुल मिला के ये हर काम में टांग अड़ाना, उस काम को खराब करना सीखते हैं कि रायते को फैलाया कैसे जाए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स की। ये भी बहुत मजेदार विचारक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हेगल एक बात बोल के गया है कि ये जो नौकरशाही होती है ना, बहुत ही अच्छी और सकारात्मक होती है। इसके अंदर पर सेवा के भाव पाए जाते हैं। इसमें यूनिवर्सल एल्थुइज्म पाया जाता है। यूनिवर्सल होता है। हेगल ये बोलता है, वो कहता है मेरे गुरुजी क्या बोल रहे हैं? तो कार्ल मार्क्स कहता है गुरुजी बोल रहे हैं कि नौकरशाही में सार्वभौमिक परहित पाया जाता है। कि ये वो व्यक्ति होते हैं जो किसके लिए काम करते हैं? सबके हितों के लिए काम करते हैं, क्योंकि राज्य संस्था के भाग होते हैं। तो हमने देखा कि परिवार एक छोटी इकाई आगे और कर लेंगे, उसके बाद नागरिक समाज बनता है, उसके बाद हेगल कहता है क्या बनती है?
राज्य बनता है जिसका संचालन नौकरशाही करती है। तो नौकरशाही सार्वभौमिक हित में काम करती है, परहित में काम करती है। तो कार्ल मार्क्स कहता है गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल नौकरशाही क्या होता है, एक वर्ग संगठन होता है। इसका निर्माण तब हुआ था जब राष्ट्र राज्य आए थे, और इसका निर्माण तब हुआ जब इस राष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद क्या आया था, पूंजीवाद आया था। राष्ट्र राज्य आए तो क्या हुआ था, राष्ट्र राज्य आए तो राजाओं ने एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए और जनता में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए नौकरशाही का उपयोग किया था। और उसके बाद पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद ने मजदूरों के दमन, उनके शोषण के लिए किसका प्रयोग किया, नौकरशाही का। आप नौकरशाही, आप ये बताओ ये पूंजीपति किसके माध्यम से काम करते हैं, नौकरशाहियों के माध्यम से काम करते हैं। जब भी किसानों का और अगर एक उद्योगपति का झगड़ा हो जाए आज, तो बीच में कौन आएंगे, नौकरशाही। किसका पक्ष लेंगे, पूंजीपति का पक्ष लेंगे, क्योंकि सरकार उसकी है तो नौकरशाही भी उसी की है, तो वो पूंजीपतियों की सारी। तो ये पूंजीवाद के आगमन का प्रतीक है। ये सिर्फ कैसा संगठन है, कोई ये परहित नहीं करता, बल्कि ये किसका हित करता है, वर्ग हित। किस वर्ग का, पूंजीवादी हितों का ये वर्ग है। ये कहता है कार्ल मार्क्स कि चाहे कोई सा भी संगठन हो, नौकरशाही के घेरे से कोई बच, ये ऐसा घेरा है जिससे कोई बच नहीं सकता। तो ये कहता है कि मैंने इस घेरे को बहुत ही अच्छी तरह से देखा है फ्रांस के अंदर, और वहां के इस नौकरशाही घेरे को मानने वहां के लोगों का गला घोंटते हुए देखा है। और ये कहां लिख रहा है, एटीथ ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, 18वां लुई बोनापार्ट। 18वीं लुई बोनापार्ट में हुआ क्या था, एक गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये हुई कि दो वर्ग थे, एक था सरोहारा, सॉरी मैं वापिस आऊंगा, एक वर्ग था बुर्जुआ और एक वर्ग था सामंत। इन दो वर्गों में झगड़ा चल रहा था। तो न तो सामंत इतने शक्तिशाली थे कि राजा को दबा ले, और न ही पूंजीपति इतने शक्तिशाली थे कि किसको नियंत्रण में ले ले, राज्य को नियंत्रण में। तो दो वर्ग बराबर के थे। यह बात है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले की बात है। दोनों वर्गों के नियंत्रण में नहीं था राज्य, तो राज्य सापेक्ष रूप से क्या था, स्वायत्त था। अब चर्चा समझ नहीं आ रही कि सापेक्ष स्वायत्तता क्या होती है। कार्ल मार्क्स हर जगह ये लिखता है कि राज्य स्वायत्त नहीं होता, वो तो आर्थिक गतिविधियों के ऊपर टिका हुआ होता है। राजनीतिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर होती है। ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें वो कह रहा है कि राज्य क्या होता है, स्वायत्त होता है, क्योंकि उस पर न तो बुर्जुआ नियंत्रण कर पा रहा है और न ही सामंत नियंत्रण कर पा रहे। तो बताओ बाद में क्या होता, 1789 की क्रांति कैसी क्रांति थी, बुर्जुआ क्रांति। इसने किसको मारा था, और उसके बाद में पूंजीवाद आया था। तो ये वो राज्य है जो स्वायत्त राज्य, और इस स्वायत्त राज्य का नेतृत्व तो नौकरशाही के पास है। तो यहां न नौकरशाही ना ये नियंत्रण करती है, तो न तो पूंजीपति नियंत्रण करते हैं और न ही सामंत नियंत्रण करते हैं, बल्कि नियंत्रण कौन करती है, राज्य के द्वारा बढ़ाई गई नौकरशाही दोनों नहीं पूरे सारे वर्गों का नियंत्रण करके उनका गला घोंटती है। तो ये कहां लिखा है उसने, लुई बोनापार्ट में। और बाद में कहता है जब व्यवस्थाएं बदल गई तो नौकरशाही ने कैसा रूप ले लिया, वर्ग संगठन का। पहले राजा की जय जयकार किया करती थी और बाद में किसकी जय जयकार करने लगी, पूंजीपतियों की जय जयकार। पहले कहती लुई बोनापार्ट की जय हो और बाद में बोली थी पूंजीपतियों की जय हो। तो कार्ल मार्क्स ये बोला कि देवता होते हैं और हम सब इनके सामने जाने से कांपते हैं। फिर बोला ये वर्गीय संगठन है, फिर बोला ये राष्ट्र राज्यों के समय पैदा हुआ था, और फिर ये फ्रांस के बारे में बोलता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बाद हम ऐसा ही एक और नव मार्क्सवादी टाइप व्यक्ति है, रोल्फ मिलीबैंड। इसकी हम चर्चा करें। ये ब्रिटिश है, इसकी कई बार चर्चा करेंगे, राल्फ मिलीबैंड और निकोल्स पोलांजा। आज मिलीबैंड की चर्चा करें, राल्फ मिलीबैंड। ये कह रहा है, शक्ति गुट कह रहा है इसको, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव शक्ति गुट, पावर ब्लॉक, रूढ़िवादी शक्ति गुट। इसका तात्पर्य क्या होता है, कंजर्वेटिव पावर ब्लॉक कह रहा है या गुट कह रहा है इसको। इसका तात्पर्य ये है कि नौकरशाही क्या करती है, समाजवादी देशों में इनसे उम्मीद की जाती है कि ये व्यवस्था को बदले, जनता के हित में काम करे, कल्याणकारी काम करे समाजवाद के अंदर। लेकिन वहां भी ये क्या करते हैं, हर काम में जनता के क्या अड़ाते हैं, रोड़ा टकाते हैं। अपने यहां कल्याणकारी गतिविधियां जो चलाई जाती है, धीरे धीरे तो थोड़ी पारदर्शिता आ गई है, चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो पैसा सीधा ही कहाँ आने लग गया है,
ऑनलाइन आने लग गया है। फिर भी राजीव गांधी तक तो ये हालात थी कि ये बीच में कितना पैसा खा जाते थे, 90 पैसा। कोई भी अच्छा काम होने लगता है ना, तो ये क्या होते हैं, उस काम को होने नहीं देते, क्योंकि ये कैसे होते हैं, रूढ़िवादी। इनको पता है कि जनता अगर पढ़ गई, जनता समझदार हो गई, अगर जनता जागरूक हो गई, जनता शिक्षित हो गई, तो सबसे पहले वो किसकी शक्ति के खिलाफ आवाज उठाएगी, इस नौकरशाही की शक्ति के खिलाफ। आप कभी भी देख लो, आजकल जब तहसीलदार और एसडीएम ये सारे चर्चा करते हैं, ये थानेदार वगैरह, तो बताओ क्या चर्चा करते होंगे कि यार आजकल नौकरी में आनंद है नहीं बचा। पहले तो थाने में बैठे बैठे ऐसे डकार मारते थे अमेरिकन गोदे की तरह, हाँ? और सारी थर थर कांपने लगती थी, और एक कांस्टेबल गांव में घूम जाता तो गांव को सांप सूंघ जाती थी। और आजकल पता नहीं यार कहाँ कहाँ से मोबाइल आ गया, छोटे 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 मोटे पैसे लेते हैं, उसकी क्या बना लेते हैं। हाँ, और दो चार थप्पड़ मारे नहीं उससे पहले वीडियो बन जाता है यार। क्यों? इनको पता है कि ये हमारे लिए अब टाइम है नहीं है, इनको पता है। तो ये हर अच्छे काम में नागरिक शिक्षित नहीं हो जाए, नागरिक आगे नहीं बढ़ जाए, नागरिक धनवान नहीं हो जाए, नागरिक के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाए, नागरिक के पास आरटीआई नहीं आ जाए, हर काम में क्या अड़ाते हैं ये, टांग। क्योंकि ये अपनी शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये समाजवादी देशों में भी घाट नहीं है, टांग अड़ाते हैं हर काम में। और एक बहुत ही मजेदार चर्चा करता है मिलोवान जिलास। मिलोवान जिलास एक पुस्तक लिखता है, ये हाँ कम्युनिस्ट यूएसएसआर की चर्चा कर रहा है, न्यू क्लास। मिलोवान जिलास दरअसल युगोस्लाविया का रहने वाला था। युगोस्लाविया साम्यवादी देश था, लेकिन यूएसएसआर के बारे में चर्चा कर रहा है कि होता क्या है कि अगर आप साम्यवादी देशों की चर्चा करें तो वहां ये नारा लगाया जाता है कि हम कैसी सोसाइटी बनाएंगे, क्लास लेस सोसाइटी बनाएंगे, वर्ग विहीन समाज बनाएंगे, जहां कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होगा। कोई भी अमीर आदमी शक्ति इकट्ठे करके और गरीब का शोषण नहीं कर पाएगा। सारे लोग समान होंगे, उत्पादन के साधन साझा होंगे, कोई गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सार्वजनिक संपत्ति होगी उसका उपभोग करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, इन मजदूरों के नाम के ऊपर एडवोकेट्स बन जाते हैं। कौन? नौकरशाही। ये जो दल के नेता होते हैं यही नौकरशाह बनते हैं। ये कहते हैं हमें पता है कि मजदूरों का कल्याण किस में, तो धीरे धीरे सारी संपदा, सारी शक्ति किसके पास इकट्ठी हो जाती है, एक नौकरशाही के पास इकट्ठी हो जाती है। तो वहां फिर एक क्या खड़ी हो जाती है, नई क्लास खड़ी हो जाती है। आप बताओ चीन के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग कौन है? जो वहां के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उस पार्टी के, कौन सी पार्टी के? साम्यवादी पार्टी के। सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है, सबसे ज्यादा मजे वो करते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप वो लगाते हैं, और सबसे अच्छी अच्छी चीजों का उपभोग कौन करते हैं? वो करते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। अब पूंजीपति खत्म हो गए तो क्या है, उनकी जगह नई क्लास कौन सी आ गई है? अब जो शक्तियां, जो पैसा, जो ताकत पूंजीपतियों के पास थी वो नौकरशाही के पास आ गई है। तो कहता है कोई क्लासलेस सोसाइटी नहीं होती, बल्कि वहां भी कैसी खड़ी हो गई है, क्लासलेस सोसाइटी के नाम के ऊपर कैसी क्लास खड़ी हो गई है, मजदूरों के कल्याण के नाम के ऊपर ठेकेदार खड़े हो गए, जिसको न्यू क्लास करा रही है नौकरशाही। तो ये हमने नौकरशाही की भांति भांति की क्या की, आलोचनाएं की। बाकी आलोचनाएं आप खुद देख लेना। अब एक बताओ, पीटर थीसिस क्या होती है? पीटर थीसिस, हाँ, एक कर्मचारी भर्ती होने के बाद योग्यता की बजाय क्या बढ़ाता है? अयोग्यता बढ़ाता है। ठीक है। पार्किंसंस लॉ क्या होता है? नौकरशाही में अपने आप के विस्तार पाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। ठीक है। प्रशिक्षित अयोग्यता होती है नौकरशाही के अंदर। किसने कहा? माइकल नहीं, रॉबर्ट के मर्टन ने कहा। तो ये कुछ है ना शब्दावलियां हैं, इनका आप क्या रखना, ध्यान रखना। तो आज हमने एफ.एम. मार्क्स की चर्चा की, हमने ओसबर्न और गैबलर की चर्चा की, हमने एंथनी डाउन्स की चर्चा की, और हमने 10 प्रकार की और आलोचनाएं की। रोल्फ मिलीबैंड क्या बोलता है नौकरशाही को? रूढ़िवादी शक्ति गुट बोलता है। कौन है जिसको न्यू क्लास बोलता है? मिलोवान जिलास। कौन कहता है कि ये न्यू डेस्पोटिज्म है, नवीन निरंकुशता है? हाँ, ये है लॉर्ड हेवर्ट। बहुत ही ज्यादा पूछते हैं न्यू डेस्पोटिज्म, हर दूसरे पेपर में ये शब्द आता है, नवीन निरंकुशता। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। किस, कौन सा? नौकरशाही का।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।